हम इतने दर्द भरी ज़िंदगी जी रहे थे। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी और हम बहुत गरीब थे। गुर्बत इस कदर थी कि हम झुग्गी लगाकर रहते थे, मगर उस झुग्गी में भी दुनिया की सारी खुशियाँ थी। क्योंकि उस वक़्त मेरे माँ-बाप मेरे साथ थे, हम एक-दूसरे के सारे सुख और दुखों के साथी थे। मेरे बाबा मज़दूरी करते थे, कभी काम मिल जाता तो कभी हम भूखे भी सोते थे। मेरे बाबा और भाई थे, मगर उनके हालात हमसे बहुत बेहतर थे। मेरे चाचा माली थे और कोठियों में जाकर यह काम करते थे, जिससे उनका घर अच्छा खासा चल जाता था। उन्होंने मेरे बाबा की 1-2 बार मदद करने की कोशिश की, मगर वह इतने खुददार थे कि भाई से मदद स्वीकार नहीं की। यह बात मेरे बाबा ने मुझे भी सिखाई। मेरी माँ लोगों के कपड़े पर कढ़ाई करती थी, जिसके उन्हें पैसे मिलते थे, मगर बहुत कम। कभी-कभार तो औरतें देने से भी इनकार कर देती थी। मैं भी अपने माता-पिता का बहुत ख़्याल रखती थी। महंगाई के कारण मैंने पढ़ने से इनकार कर दिया, मगर मेरे बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल में दाखिल करवा दिया। उनका कहना था कि खर्चा करना मेरा मसला है, मेरी बच्ची बस पढ़े। सो मैं भी पढ़ने लगी, मगर नहीं जानती थी कि एक दिन ऐसा ही स्कूल के लिए निकलूँगी और मेरी माँ वहाँ इंतज़ार करती मौजूद नहीं होगी, ना ही बाबा शाम को मज़दूरी से थके हारे लौटेंगे तो मैं कभी उनके पाँव दबा सकूँगी। उस दिन मैं वापस आई तो मेरी झुग्गी की जगह बारात पड़ी हुई थी। कुछ डाकुओं ने उन्हें बुरी तरह मौत दी थी। उनका ख़्याल था कि बाकी झुग्गी वालों की तरह वह भी पैसा जोड़-जोड़ के रखते होंगे, मगर हमारे पास एक टाइम खाने को बहुत मुश्किल से होता था। इस बात पर तेज आकर डाकू ने हमारा झुग्गी जलाकर रख दिया था, यहाँ तक कि उनके बदन में एक सांस भी बाकी नहीं रही। मैंने जब उनके घर को ऐसे उजड़े पिछड़े देखा तो शौक से बेहोश हो गई। दोबारा मेरी आंखें छत तले खुली। हाँ, छत, क्योंकि मेरे घर में छत ना थी और जो दीवारें थी वह भी ढक चुकी थी। वह छत मेरे चाचा के घर की थी। उस घर में मैं पहले कभी नहीं आई थी और अब आई तो ऐसे माँ बाप बगैर बिना शौक था मुझे चाचा चाची के घर रहना पड़ा। चाची कहती बस चाचा के पास ले चले, मगर हर रविवार ही उनकी व्यस्तता पहले से ज़्यादा बढ़ जाती थी और अब बगैर किसी ख्वाहिश के ही मैं उनके घर पर पड़ी रहती थी। पहले दिन तो चाचा ने खूब दिलासा दी, अब वह उसके अलावा कर भी क्या सकते थे। मेरी एक तरह से कमर टूट चुकी थी। वक्त नहीं रुकता, सो वक्त रुका भी नहीं, मगर मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका था। चाची का व्यवहार बहुत ही सख्त था। रीटा चाची की बेटी भी मुझसे बात ना करती और ना ही चाची किसी को मुझसे बात करने देती। मेरा बिस्तर स्टोर में लग चुका था। चाचा मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते, जो चाची को बहुत खलता था, और वह उनकी नरमी अपनी शक्ति दिखाकर निकाल देती। मैं पूरी पूरी रात जागती और अपने भूखे पेट को बांध लेती। पूरे दिन मुझे सिर्फ एक सूखी रोटी मिलती, वह भी पानी के साथ। चाचा अगर मुझे कोई पैसे देते तो चाची पैसे निकाल लेती। मुझे वहाँ आए 1 महीना हो चुका था और वहाँ 1 महीने ही मेरी पूरी उम्र पर भारी। इन 30 दिनों में मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों के इशारे और रवैया दोनों ही समझ में आने लगे थे। मैं तंग आ चुकी थी। एक दिन शाम को चाचा घर वापस आए तो मैंने उनसे पढ़ने की बात की तो मेरे चाचा बहुत खुश हुए और फ़ौरन मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी। मैंने खनकियों से चाची की तरफ देखा, वह पहेलियाँ बुझा रही थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। सो मैं मायूस होकर स्टोर में आ गई। मुझे लगा कि अब ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, दिन रात अब सुकून से गुजरेंगे, मगर मेरी केवल खामख्याली ही थी। मेरी किस्मत में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा था जो मेरे लिए सुकून से भरा हो। अगले दिन चाचा अकेले वापस नहीं आए, बल्कि 4 कंधों पर लौटे। काम करते करते अचानक उन्हें सीने में तकलीफ हुई और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वो मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़कर गए। एक वही तो मेरा सहारा थे, सो अब तो भी वो भी नहीं बचे। अब चाची के लिए सारी राहें खुली थी। वह मुझे ही मनहूस होने का ताना दे रही थी। उनके मुताबिक पहले मैं माँ बाप को खा गई थी और अब उनका मनहूस साया उनके घर पर लाई हुई मुसीबत उनके घर की राह दे ली। चाचा अच्छे भले होकर दुनिया से चले गए। चाची 7 दिनों तक बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने पहले ही रिश्ते वालियों को मेरे रिश्ते के लिए बोल रखा था। 7 दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया तो चाची ने आंखें बंद करके मेरी शादी कर दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह व्यक्ति शराबी है, मगर उन्होंने मुझे एक बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया। मगर यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वह व्यक्ति मुझसे शादी करके तुरंत कहीं चला गया और मुझे विदा तक नहीं करवाया। अब मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। मैं ना इधर की रही और ना ही उधर की रही। पहले जो बात सिर्फ होठों तक थी, अब वह मारपीट तक पहुंच चुकी थी। चाची मुझे तकरीबन रोज पीटती। कहा गया है तेरा पति जरूर, तेरे ही लक्षण खराब होंगे, वरना ऐसा शादी करके कौन भागता है। मैं अब उन्हें क्या कहती? मुझे कैसे मालूम मेरा पति क्यों भागा है? वह पति जिसे मैं एक नज़र भी नहीं देखा, उसे मेरे लक्षण कैसे मालूम हो गए? बेजुबान जानवर की तरह सब सहन करती रही, क्योंकि जिंदगी मुझ पर तंग हो गई थी, मगर हर हाल में
मैंने उसे जीना ही था। चाची के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मेरे पति ने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा था और न जाने कहाँ छुप गया था। उसे गए 1 महीना हो चुका था, मगर वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी। मैं भी चाची के जुल्मों से थक चुकी थी। न जिंदगी खत्म हो रही थी और न ही चिंताएं। मैं जहाँ से निकलने की कोशिश करती, कांटे वही आकर मेरा गला दबा लेते हैं। उस दिन मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी, जब गर्म तेल में हाथ पर गिर गया। अचानक जलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं संभाल ही ना पाई और तेल का पूरा डब्बा उलट गया। और मोहित ने मुझे रोते हुए डरे से मैं देखा तो फौरन से गीला आटा मेरे जले हाथ पर लगा दिया। वह जलन तो ठीक हो गई, मगर उसके बाद चाची ने जो मुझे आग में झोंका, भूलने के काबिल भी नहीं। उन्हें तेल बर्बाद होने का गम नहीं था, जितना गुस्सा मोहित को मेरे करीब खड़े देखकर आया था। उस दिन उन्होंने मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जो मारपीट के निशान से भरा ना हो। रात को मैं दर्द से बेहोश हो गई और पूरी रात वैसे ही पड़ी रही। कोई मुझे पूछने नहीं आया। अगली सुबह के कयामत मेरे लिए खड़ी थी। मेरा पति वापस आ चुका था और मुझे साथ ले जाने के लिए आया था। चाची ने मुझे देखते ही अपना सामान बांधने का आदेश दे दिया था। अपने दुपट्टे में 2-4 सूट बांधकर बाहर निकली तो बैठक से चाची की ऊंची आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। शादी के बाद अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ गए। जितना 1 महीना उसके यहाँ रखने का खर्चा था वह चुका, और खुशी से ले जाओ और अपनी पत्नी को, और आइंदा मुझे शक्ल मत दिखाना, तुम दोनों ही। मेरे पति की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह शायद हैरान थे या शायद परेशान, कुछ कहा नहीं जा सकता। चंद लम्हों बाद उन्होंने कुछ पैसे मेज पर रखे और कहा कि ले, आज तक मेरी पत्नी आपके घर जितना रही है उसकी कीमत है। इतना कहकर वह बाहर निकले। बैठक के दरवाजे में हैरानी से खड़ी पूरी कार्रवाई देख रही थी। तब मेरी चाची मेरी कलाई थामकर मुझे वहाँ से खींच लाए। पति का खुद के लिए रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया था कि अब आगे कुछ भी हो जाए वह मुझे नहीं छोड़ेगा, हर सर्द गर्म हवालों में मेरा साथ देगा। मैं खुशी होकर उसके साथ साथ चलने लगी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत खुश ख्वाब भी बन चुकी थी। फिर चाहे वह व्यक्ति मुझे दुगनी उम्र का था, वह शराबी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चुपचाप दिल में बहुत से ख्याल सजाए उस व्यक्ति के साथ चलती जा रही थी। 2 से 3 रिश्ते बदलने के बाद एक भीड़ी और पुरानी सी गली में पहुंच गए और वह जगह मुझे अजीब सी लगी। औरतें ही औरतें थी और आदमी बहुत कम थे। मेरा पति मेरा हाथ थामे तेज तेज कदम उठाता चलता जा रहा था। मैं बस सर झुकाए उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। आखिरकार एक तंग से पुराने चौबारे में के सामने मेरा पति के कदम रुक गए। इससे पहले कि मैं सर ऊंचा कर चौबारा का पूरी तरह जायजा लेती, मेरा पति मुझे खींचते हुए अंदर ले गया। अंदर की दुनिया अलग ही थी। वहाँ औरतों ही औरतें थी, बिल्कुल निडर औरतें। उनके कपड़े बहुत तंग थे और वह मेरे पति को बार बार अपनी तरफ खींचकर बुरे बुरे इशारे कर रही थी। मुझे उस व्यक्ति बेइंतहा शर्म आ रही थी और किसी मासूम बकरी की तरह मैंने अपनी बड़ी सी चादर को मजबूत से थाम रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और इन्हीं औरतों की तरह मुझसे मेरी चादर छीनकर भाग जाएगा। मैं इस वक्त नहीं जानती थी कि यह वाला एहसास मेरे आने वाले कल का ठिकाना है। मैं सर झुकाए ही चलती जा रही थी। जब एक कमरे में जाकर हमारे कदम थम गए, मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक पक्की उम्र की औरत बेतहासा बन संवर कर सख्त बैठी थी। उसके इर्द गिर्द भी तैयार सयास लड़कियां फिर रही थी। अगले चंद लम्हों में मेरा शरीर एक सामान बन चुका था। पति ने मुझे एक बार भी अपने घर श्रृंगार बनाने का नहीं सोचा, बल्कि चाची से बढ़कर अक्लमंदी दिया और मुझे कोठे पर भेज दिया। कोठा, यह शब्द मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था और जब जान गई तो मेरा पूरा वजूद हैरत से घायल था। मैं एक इंसान से खिलौना बन गई थी। खेलने वाला खिलौना। सबसे पहले चीज़ जो मुझसे छीनी गई थी मेरी चादर ही थी। मैंने लाख फरियाद की, मगर वहाँ से कोई चीखें सुनने वाला नहीं था। मेरे अपना जिसे मेरा समझ बना था उसने मुझे 20,000 रुपये में ही बेच डाला था। मैं जान चुकी थी कि अब कुछ भी हो जाए मुझे यही रहना है। यहाँ खाने पीने का मसला नहीं था, कपड़ों का मसला भी नहीं था। अलबत्ता यहाँ उस चादर का पाबंदी थी जो लोगों की इज्जतें सुरक्षित रखती थी। यहाँ की समस्या चाची के उस टूटे फूटे घर से बहुत अलग थी। वहाँ इज्जत का मसला नहीं था और यहाँ इज्जत का मसला थी। मेरे रोने पीटने की चीज़ों से नहीं देखा गया और मुझसे सबसे पहले वहाँ रहने के तरीके सिखाए गए। हंसना उठना बैठना आता है और न जाने क्या क्या, मगर हर बात इनकार कर देती, जिसके बाद में मुझे लोहे की सीढ़ियों से पीटा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे। कोठे की मालकिन मुझे समझा समझा कर थक गई थी, मगर मैं सारा दिन भूखी प्यासी एक कमरे में बंद रहती, मगर इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मैं सोच चुकी थी कि जिंदगी के आस अंत्य को कहीं पर भी नहीं है तो क्यों ना इसे ही खत्म कर लिया जाए। ना मैं रहूंगी, ना ही मेरे साथ जुड़ी हुई परेशानियां। मेरे साथ बार बार इनकार करने पर मालकिन ने मेरे पति को वापस बुलाया और जितना उसे बुरा भला कहकर सकती थी कहा और सारी शिकायतें लगा दी है। सुनकर मेरे पति एक बोतल उठाकर मुंह से लगाए और घटाघट पीने के बाद अपना जुल्म शुरू कर दिया। जिंदगी ने मुझे मारे
मुझे मारने लगाई थी, मगर मार मेरे पति ने लगाई जो आज तक नहीं भूली। वह वहाँ मुझे से कूड़ा बरसाता था, वहीं से मेरा मांस उधड़ जाता था। चूँकि मालकिन को मैं बिल्कुल भी अनछुई चाहती थी ताकि ज़्यादा कीमत मिल सके, तो उस वजह से मैं सुरक्षित थी। जब मार खाकर मैं अधमरी हो गई और तकरीबन मुझ में जान खत्म हो गई, तब 2 आदमियों ने उठाकर मुझे साथ वाले कमरे में फेंक दिया। वहाँ कोई रईस ज़्यादा आ चुका था, जिससे पूरे कोठे में एक थरथरी मच चुकी थी। मेरा किसी ने भी ख्याल नहीं किया और वही साथ वाले कमरे में डालकर सब अपनी तैयारियों में लग गई। मेरा दिमाग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सो मैं कब होश में बेगाना हुई मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जब होश आया तो मैं उसी के कमरे में थी। पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। मैं वैसे भी अधमरी होकर दीवार से बेमुश्किल टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने ना चाहते हुए भी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत थी जो मुझे देखकर चौंक गई और जल्दी से आगे बढ़कर मेरे जख्म देखने लगी। मैं उसे हैरानी से देख रही थी क्योंकि अब तक यहाँ जितने लोगों ने मेरा पाला पड़ा था वह सभी जानवर थे, नोच खाने वाले जानवर, मगर मुझे इंसान लग रही थी जिसमें इंसानियत मौजूद थी। मेरे जख्मों पर दुख से सर हिलाती और मुझे एक दवाई खाने को दी। पहले तो मैं भी बेएतबारी से उसे देखने लगी, मगर मेरे ऐसे देखने पर वह जल्दी से बोली, मुझ पर एतबार करो। ना चाहते हुए भी मेरा दिल उस पर एतबार करने का कर रहा था। मैंने सिर हिलाकर दवाई खा ली जो शायद मेरे जख्मों की तंदुरुस्ती के लिए दी गई थी। दवा खाने के बाद दुपट्टे के नीचे से उसने एक पीली चादर निकालकर मेरे हवाले की और कहा कि रोज रात को यह चादर ओढ़कर बैठ जाया करो। कोई भी तुम्हारे हाथ भी नहीं लगाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं इससे पहले कि कुछ बोलती वह औरत चादर मेरे करीब रखकर वहां से चली गई। मैं हैरानी से ये सब देखने लगी, मगर अब कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उसकी इस बात पर अमल करने के या ना करने के। मगर मेरा दिल चाह रहा था कि उस औरत की बात मान लूँ। रात को मैंने ऐसे ही किया। वह चादर ओढ़कर बैठ गई। वह कमरा शायद उन्हें दिया जाता था जो पैसे कमाती थी। जो अंदर बैठी तो अंदर कमरे में 3-4 आदमी आए, मगर मुझे पीली चादर में बैठे देखकर उल्टे कदमों की मुड़ गए। सुबह तक मैं इंतजार करती रही कि अब कोई आएगा, मेरे साथ बुराई की करने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मर्द मेरे कमरे में आता वह एक नज़र के बाद वापस चला जाता। मैं हैरत से गुम थी कि ऐसा भला क्या राज है इस चादर में ओढ़कर जो मेरे करीब नहीं आता। सुबह मैंने होने पर वह चादर छुपा दी और उस औरत को बुलवाकर मेरी अच्छी तरह से फैशन फेशियल और बाकी पूरी मसाज वगैरह करवाए गए। मैं यही सोच रही थी कि अगर इनकी बात मान जाऊँ तो कितनी ऐश करूँगी, मगर इज्जत नहीं रहेगी और इज्जत के बगैर मेरा वजूद भी किसी काम का नहीं है। शाम तक मैं अपनी नई ज़िंदगी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब चूँकि मैंने उनकी बात मान ली थी तो वह भी मेरी हर बात मान रही थी। मेरे कहने पर उन्होंने मुझे वही कमरा दे दिया। शाम को जब कारोबार का वक्त शुरू हुआ तो मैंने फुर्ती से वही चादर निकाल कर ओढ़ ली और बैठ गई। तब भी कोई मेरे करीब आया और मैं खुशी से निडाल हो गई। अगली सुबह मालकिन ने भी कुछ नहीं कहा, बस नौकरानी के हाथ मेरे लिए अच्छा खाना और फल वगैरह भेज दिए। यानी उन्हें भी पता नहीं चला कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ। अब रोज़ रात मैं यही काम करती और चादर ओढ़ लेती और सुबह के वक्त मेरी खूब आवभगत होती। एक दिन मेरी तबीयत बेहद ख़राब थी और मैं वैसे भी लेट कर सो गई। उस रात मैंने चादर ओढ़ना भूल गई, लेकिन तब अचानक से तूफान आ गया जब मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द दाखिल हुए और मुझे घूरने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाला और एक दूसरे कमरे में ले गए जहाँ कोठे की मालकिन भी मौजूद थी। मुझे देखते वह बोली कि अगर इससे धोखा कर रही है तो कम से कम इज्जत ही सुरक्षित कर लेती, मगर नहीं, जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो हमें भी नहीं। आज की रात या 13 मर तुम्हारे साथ गुजारेंगे। फिर देखते हैं कि मालकिन वहाँ से चली गई और मुझे भूखे कुत्तों के आगे फेंक गई। पूरी रात उन मर्दों ने मुझे मुजरा करने पर मजबूर किया। घुंघरू बांधे मैं नाचती रही। अगर उनकी बात नहीं मानती तो वो मुझे वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। जब एक पल के लिए रुकती तो वह मर्द मुझे पीटने लगते, बुरी तरह बाल नोचते। वह पूरी रात में कोयले पर चली। मेरा जिस्म अंगारा होता रहा, मगर वहाँ मुझ पर रहम खाने वाला कोई न था। अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरे पैर रात भर थिरकते रहे और मैं हक्का बक्का अपने आप को बर्बाद होते देखती रही। वह सुबह मेरे लिए रिहाई की सुबह थी। अगले 2 हफ्तों तक मैं कोमा में रही और मेरी हालत बेहद ख़राब थी। बार बार होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। तकरीबन 1 महीने बाद लगा मेरी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे खुद भी अपनी बात समझ में नहीं आ रही थी। राखी, तुम एक अजीब लड़की हो। हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था जिसमें तुम कामयाब हो गई हो। अब तुम्हें यहाँ से जाने पर कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो तब भी तुम्हारी कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं नासमझी में उस औरत की बातें
सुन रही थी। आप कौन है? मेरा सवाल पूछ लिया तो वो पूछना चाहती थी कि कोठा मेरा है। एक दिन मैं इसी तरह यहाँ लाई गई थी। मेरा पति मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बेच कर गया था। मैं उस वक्त तो अपनी इज्जत नहीं बचा सकी क्योंकि मेरे पास मौका नहीं था। उसके बाद मैंने सोच लिया कि जल्द ही इस कोठे की मालकिन बनूंगी और ऐसे आने वाली लड़कियों को बचने का एक मौका ज़रूर दूंगी। अगर वह उसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, उन्हें जाने दिया जाएगा, और अगर नाकामयाब हुई तो उन्हें भी वही करना होगा जो उस कोठे पर आने वाली हर लड़की का मुकद्दर होता है। मैं ना समझी से उसकी बात सुनती रही। मैं समझी नहीं। देखो, तुम्हें वह चादर जो मैंने तुम्हें दी थी, वह चादर ही हम यहाँ उस लड़की को देते हैं जो बेतहासा मार खाने के बावजूद भी काम के लिए रजामंद नहीं होती, यानी उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, तो हम उसे एक मौका देते हैं। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती है जो मार पर मार खाने के बावजूद ना माने, मगर तुम नहीं मानी। फिर जब तुम्हें चादर दी तब सभी आदमियों को समझा दिया गया था कि जिस कमरे में भी पीली चादर में लिपटी कोई लड़की हो उसे कुछ भी नहीं कहना। फिर हम उस लड़की को उसी तरह मौका देते हैं। वह चादर ओढ़कर कितने दिन तक अपनी इज्जत सुरक्षित कर सकती है और 2 हफ्ते बाद उसकी चादर गायब कर देते हैं। मगर तुम वह चादर लेना ही भूल गई जिस पर तुम्हें एक और मौका दिया गया पूरी रात मुजरा करने का। और भी 13 मर्दों के सामने कुछ लड़कियां तो खुद ही अपनी चादर उतार देती हैं, नहीं तो हम गायब करके जब उन्हें आखिरी मुकाम पर लाते हैं तो वह वहां से डगमगा जाती है और फिर उन्हें भी हमारी बात मानना पड़ती है। मगर तुम डटी रही। पूरी रात नाचने के बावजूद तुमने अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। तो आज हम तुम्हें अपने कोठे की कैद से आज़ाद करते हैं। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। आखिरकार इतनी बड़ी परेशानियों के बाद भी मेरा के लिए आसानी आ चुकी थी, वह आसानी जो मैं आज तक ढूंढती आई थी। मालकिन से दरख्वास्त करके मैं उधर कोठे में ही रहने लगी और मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक अलहदा कमरा दिया गया। मेरे पास कोई नहीं आता था। चंद दिनों में मैं मालकिन के कहने पर मैंने शराबी पति ने मुझे तलाक दे दी और मेरे लिए दोबारा से रिश्ते ढूंढे जाने लगे, मगर मैंने शादी से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।